हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को पढ़ने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि कोई भी गैस द्रव में विलेय है कि अविलेय है। द्रव में घुली हुई मात्राओं के बारे में जानने के लिए हेनरी के नियम को आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये कोई बीकर है, इस बीकर में जल भरा है, ये H2O है। अगर इसमें कोई मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या है, घोला जाता है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलेय है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलेय नहीं होते हैं। फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड को जल में कैसे घोला जाए या CO2 की गैस में कैसे विलेयता बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या जानना आवश्यक है? हेनरी का नियम। ये इस हेनरी के नियमानुसार CO2 गैस को जल में विलेयता को बढ़ाया जा सकता है, जबकि देखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। फिर भी CO2 को जल में विलेय क्यों होते हैं, इसके लिए आपको हेनरी के नियम के बारे में जानना है। कभी आप देखे होंगे कि जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए थम्स अप हैं या स्प्राइट हैं, जो भी पेय पदार्थ होते हैं, उसमें बॉटल का ढक्कन जब खोलते हैं तो उसमें से गैस बाहर निकलती है। उस गैस में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसका मतलब वह द्रव CO2 जो है द्रव में घुलनशील नहीं होती। फिर भी बताइए CO2 को कैसे द्रव में भेजा गया होता है या कैसे द्रव में घोला जाता है? तो पता चलेगा कहीं ना कहीं द्रव में जो घुलनशीलता होती है दाब पर निर्भर करता है, प्रेशर P पर डिपेंड करता है। किसी गैस के जो द्रव में जो विलेयता होती है किस पे डिपेंड करता है, दाब पर डिपेंड करता है। तो इसको ध्यान में देखिए, हेनरी का नियम किसे कहते हैं? हेनरी के नियमानुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता, एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हेनरी के जो नियमानुसार होते हैं, किसी गैस की जो द्रव में जो विलेयता होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब एक बार ध्यान दीजिएगा, हेनरी के नियमानुसार किसी गैस की द्रव में घुली हुई जो मात्रा होती है गैस के दाब के समानुपाती होता है। अर्थात इसको हम किससे दिखा सकते हैं, यम प्रोपोर्शनल P। यम क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा है, P क्या है, गैस का दाब है। कहने का मतलब जैसे जैसे दाब बढ़ेगा गैस की विलेयता बढ़ती जाएगी, गैस की जो घुलने की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाएगी। अगर इसके यम के जो स्थान होते हैं, अगर यम इक्वल टू हम क्या ले लें, XA। यम क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा है, और XA क्या है, द्रव में घुली हुई गैस के मोल प्रभाज हैं। इसको क्या कह सकते हैं, मोल प्रभाज। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मोल प्रभाज, मोल को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये मोल फ्रैक्शन होते हैं। गैस की द्रव में जो घुली हुई मात्रा होती है, द्रव में गैस के मोल अंश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कह सकते हैं यम प्रोपोर्शनल XA। यम प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है, XA। ऐसे स्थिति में जो XA होंगे प्रोपोर्शनल किसके होंगे, P के। जो XA होंगे, जो XA अभी आपको क्या बताया गया है, गैस का मोल अंश बताया गया है बिलियन में, तो ये प्रोपोर्शनल हटा दीजिए तो XA इक्वल टू KH इंटू P, जहां KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अविलेय होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जल में विलेयता को बढ़ाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, दाब। जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाते हैं CO2 क्या होगी, द्रव में घुलती चली जाएगी, क्योंकि
यहाँ पर जो देख रहे हैं, किसी गैस की जो विलेयता होती है, गैस के दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। अर्थात गैस की जो द्रव में जो विलेय की जो मात्रा होती है, गैस की जो मात्रा द्रव में जो घुली होती है, उसकी मात्रा गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ाएंगे, यदि दाब बढ़ेगा तो इसकी घुलनशीलता भी क्या होगी, दाब बढ़ाने पर घुलनशीलता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसी टॉपिक को ध्यान देना है आपको। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, एक बार और ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। हेनरी के नियमानुसार स्थिर तापमान क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ताप को हम स्थिर मान लें, कांस्टेंट, ताप स्थिर होने चाहिए। ताप क्या है, स्थिर। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता या स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो घुली हुई मात्रा होती है, यम क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा है, किसमें, द्रव में जो घुली हुई जो मात्रा होती है गैस के दाब के समानुपाती होता है। अर्थात यम प्रोपोर्शनल पी। यम क्या है, गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा। जहां आप दिखा सकते हैं यम इक्वल टू क्या दिखा सकते हैं, यम इक्वल टू द्रव में गैस की घुली मात्रा। यम क्या है, द्रव में गैस की घुली हुई मात्रा। ये किस पे डिपेंड करती है, दाब पर डिपेंड करती है। अर्थात दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता या गैस की घुलने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। यही कारण है। ये आप देखेंगे, अगर ये बॉटल है, अगर सपोर्ट कीजिए, इस बॉटल में अगर इसमें कोई पेय पदार्थ भरा होता है, यहाँ पर ये गैस होती है, मान लीजिए CO2 गैस है। ये CO2 गैस को किस पर घोला जाता है बताइए, जब बॉटल को हम बंद करते हैं तो उच्च दाब पर CO2 गैस को प्रवाहित करके ढक्कन को बंद कर देते हैं और ये CO2 यहाँ पर पड़ी रहती है। जैसे इस ढक्कन को हम जब खोलते हैं CO2 बाहर निकल जाती है। अर्थात हेनरी के नियमानुसार, क्लियर हुआ, हेनरी के नियमानुसार किसी गैस की द्रव में घुली हुई जो मात्रा होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है। मात्रा को अगर हम मोल प्रभास के रूप में कन्वर्टेड कर दें, अर्थात गैस के जो मोल अंश होते हैं दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात यक्स ए प्रोपोर्शनल KH इंटू पी। KH को क्या कर सकते हैं, जहां KH बराबर क्या लिखेंगे, हेनरी स्थिरांक है। ये हेनरी स्थिरांक है। KH इक्वल टू क्या है, हेनरी स्थिरांक है। तो क्लियर हुआ। अब कभी कभी पूछ जाता है हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए, क्या बाउंडेशन है इसके, हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए। तो हेनरी का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। ऐसे विलयन जिसमें गैस की मात्रा कम घुली होती है, उन विलयनों में वो ऐसे द्रव में हेनरी के नियम का पालन किया जाता है। लेकिन उच्च दाब पर घुली हुई गैस की मात्रा पर हेनरी के नियम का पालन नहीं किए जाते हैं। दूसरी बात, पहला आपने क्या देखा, तनु विलयनों पर हेनरी के नियम पालन करते हैं। नंबर 2, उच्च दाब पर हेनरी का नियम पालन नहीं करते हैं। अर्थात किसी भी गैस को घोलने के लिए निम्न दाब पर गैस को घोला गया, फिर धीरे धीरे दाब को बढ़ाते गए और गैस की घुली हुई मात्रा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो निम्न दाब से स्टार्ट करके हम उच्च दाब की ओर जाते हैं। पहले ही उच्च दाब कर देंगे तो उसमें गैस को आप घोल नहीं सकते हैं। तो ये सब रीजन है हेनरी के नियमानुसार। तो ये क्लियर हुआ, हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं, पॉइंट क्लियर। एक बार और समझ लीजिएगा, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर
किसी गैस की द्रव में घुली हुई जो मात्रा होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है। यम प्रोपोर्शनल पी, पी क्या है? दाब है। यम क्या है? गैस की घुली हुई मात्रा है। गैस की घुली हुई मात्रा को अगर हम मोल प्रभाज के रूप में कन्वर्टेड कर दें तो गैस का जो मोल अंश होता है प्रोपोर्शनल किसके होंगे? पी के। और प्रोपोर्शनल को हटाया एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ के एच, और इसी के एच को क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलेय नहीं होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को जल में विलेय बनाने के लिए आपको उच्च दाब की क्या होगी? आवश्यकता होगी। आगे का टॉपिक देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आप असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में। असमान, तो देखो असमान मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे असमान मोलर द्रव्यमान के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ऐसे मोलर द्रव्यमान, ऐसे मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में निम्न या उच्च, ध्यान दीजिएगा, असमान मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? ऐसे मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित हो या सामान्य मोलर द्रव्यमान के तुलना में निम्न या उच्च प्राप्त होते हैं, ऐसे मोलर द्रव्यमान को असमान मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। असमान मोलर द्रव्यमान एक प्रकार के प्रायोगिक तौर पर प्राप्त किया गया मोलर द्रव्यमान होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, असमान मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? ऐसे मोलर द्रव्यमान जो क्या है? अनुमानित तौर पर या सामान्य मान के तुलना में निम्न अथवा उच्च प्राप्त होते हैं, असमान मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। असमान मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक तौर पर प्राप्त किए गए एक मोलर द्रव्यमान होते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए वांट ऑफ गुणक का प्रयोग किया जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो असमान जो मोलर द्रव्यमान होते हैं, असमान जो मोलर द्रव्यमान के प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं? असमान मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए, असमान मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए वांट हाफ गुणक आई का प्रयोग किया जाता है। वांट हाफ गुणक आई का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आई इक्वल टू क्या होंगे? सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान अपान क्या होगा? असामान्य मोलर द्रव्यमान। असमान मोलर द्रव्यमान आई क्या है? वांट ऑफ गुणक है। वांट ऑफ गुणक की सहायता से हम असमान मोलर द्रव्यमान की हम गणना कर सकते हैं। देखना जी, इसके लिए एक और फार्मूला दिखा सकते हैं, आई इक्वल टू डेल्टा नॉट अपान डेल्टा इक्वल टू क्या है? प्रेक्षित मान बटे, इसको कह सकते हैं प्रेक्षित मान बटे क्या होंगे? परिकलित मान। देना जी, एक फार्मूला और मिला, एक फार्मूला आपको ये प्राप्त हुआ, एक फार्मूला ये प्राप्त हुआ। जो वांट ऑफ जो गुणक होता है, समान मोलर द्रव्यमान अपन असमान मोलर द्रव्यमान के अनुपात को वांट ऑफ गुणक कहते हैं, या
प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान को भी हम वांट ऑफ गुणक कहते हैं। या एक और इसके लिए फार्मूलाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आई इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा नॉट अपान डेल्टा इक्वल टू यम अपान यम नॉट इक्वल टू क्या है, वियोजन के पश्चात वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे क्या है, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। तीन पॉइंट आपने देखा। वांट हाफ गुणक क्या होता है, वांट हाफ गुणक की सहायता से ही हम जो होते हैं असमान मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। असमान मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, वांट हाफ गुणक की सहायता से हम ज्ञात करेंगे समान मोलर द्रव्यमान बटे असमान मोलर द्रव्यमान। असमान मोलर द्रव्यमान जो होते हैं समान मोलर द्रव्यमान की अपेक्षा उच्च या निम्न प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं असमान मोलर द्रव्यमान जो होते हैं एक प्रायोगिक तौर पर प्राप्त मोलर द्रव्यमान होते हैं, प्रयोग द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं, और इसकी तुलना हम क्या है दिए गए मोलर द्रव्यमान से करते हैं, उसकी अपेक्षा एक कम है या अधिक है। इसके लिए हम वांट हाफ गुणक आई का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जी, यहाँ पर है आई इक्वल टू दिया है समान मोलर द्रव्यमान बटे असमान मोलर द्रव्यमान, या एक मान और दिया आई इक्वल टू डेल्टा नॉट अपन डेल्टा इक्वल टू क्या है, प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान, ऑब्जर्व्ड अपन कैलकुलेटेड, या फिर दिया आई इक्वल टू आई नॉट डेल्टा नॉट अपन डेल्टा इक्वल टू यम अपन यम नॉट। यम क्या है, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। परीक्षा में आता है दिए गए एग्जाम्पल के लिए वांट हाफ गुणांक आई का मान ज्ञात कीजिए। वांट हाफ गुणांक आई का जो मान होता है भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसको आपको ध्यान देना है। एक बार और समझ लीजिए असमान मोलर द्रव्यमान क्या है, असमान मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, एक बार और समझ लीजिए। ऐसा मोलर द्रव्यमान, ऐसे मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या समान मोलर द्रव्यमान के तुलना में निम्न या उच्च प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, असमान मोलर द्रव्यमान कहते हैं। असमान मोलर द्रव्यमान एक क्या है, आमतौर पर क्या है, आमतौर पर प्रायोगिक, आमतौर पर क्या है, प्रायोगिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, प्राप्त मोलर द्रव्यमान होता है। प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया गया एक मोलर द्रव्यमान होता है, कौन, असमान मोलर द्रव्यमान, जिसको ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वांट हाफ गुणक आई का प्रयोग किया जाता है। देख रहे जी, आई इक्वल टू क्या होता है, समान मोलर द्रव्यमान बटे असमान मोलर द्रव्यमान, या आई इक्वल टू डेल्टा नॉट अपन डेल्टा इक्वल टू प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान, या कह सकते हैं आई इक्वल टू डेल्टा नॉट अपन डेल्टा इक्वल टू यम अपन यम नॉट। यम को क्या कह सकते हैं, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, और अपन क्या है, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। क्या पदार्थों के लिए वांट हाफ गुणांक आई का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम इसके सूत्र की बात करते हैं। सूत्र में आप जानते हैं परासरण दाब बराबर C इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इंटू CRT। एक फार्मूला और, परासरण दाब ज्ञात करते समय हम I का भी प्रयोग कर सकते हैं। I क्या है, वांट हाफ गुणक है। दूसरा फार्मूला इसके लिए क्या कर सकते हैं, डेल्टा जो TB इक्वल टू होता है I इंटू KB इंटू यम। एक फार्मूला और मिल गया, डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, और क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करते समय हम आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं आप, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू यम। देख रहे हैं जी, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक का अनुमान होता है। हिमांक का अनुमान ज्ञात करते समय भी हम वांट हाफ गुणांक आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इस सूत्र में भी प्रयोग किए जा सकते हैं वांट हाफ आई की सहायता
का हम प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता से हम क्या है आई का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, या दिए गए वैद्युत अवघट हो चाहे अनवघट हो चाहे संगुणित पदार्थ हो, उसमें वांट ऑफ गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नोट्स पॉइंट देखिए, विद्युत अवघट विद्युत अपघट का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्युत अपघट के लिए वांट ऑफ गुणांक जो आई होता है सदैव 1 से अधिक होता है, इसको याद रखिएगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे NaCl का विद्युत अपघटन करा दीजिए, क्या प्राप्त होगा, Na प्लस और Cl पर क्या होंगे माइनस। आप बताओ इसके लिए आई का मान कितने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, 1 1 2 हो गए, और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या कितनी है, 1। जैसे कि आप देख रहे हैं वियोजन के पूर्व कणों की संख्या कितनी है, 1, अर्थात आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2। NaCl के लिए वांट ऑफ गुणांक कितने होंगे, 2 होंगे। अगर कहीं परीक्षा में दे देता, बताइए BaCl2 के लिए आई का मान क्या होगा, आप बताइए BaCl2 के लिए आई का मान ज्ञात कीजिए। तो BaCl2 का वियोजन करा दीजिए, तो क्या दिखाएंगे, Ba पर क्या दिखाओगे, डबल प्लस, और Cl पर क्या दिखाओगे माइनस। इसके लिए आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 1 3। वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, 2 1 3 है, दे रहा है जी। तो 3 बट्टे कितना लिखोगे, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या 1, इसलिए आई इक्वल टू कितना होगा। BaCl2 के लिए वांट ऑफ गुणांक कितने हैं, आई है, अर्थात विद्युत अपघट पदार्थों के लिए वांट ऑफ जो गुणांक होता है, जो आई का मान होता है सदैव 1 से क्या होते हैं, अधिक होता है। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में एग्जाम्पल देगा, आपको पूछेगा वांट ऑफ गुणांक की गणना कीजिए। तो पॉइंट क्लियर हुआ। विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वांट ऑफ जो गुणक होता है, जो आई का जो मान होता है क्या होता है, 1 से सदैव अधिक होता है, क्योंकि वियोजन के पश्चात जो कणों की संख्या होगी और वियोजन के पूर्व जो कणों की संख्या होगी, इनके अनुपात द्वारा हम आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, विद्युत अनवघट इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। आप बताइए विद्युत अनवघट पदार्थों के लिए वांट ऑफ जो गुणक होते हैं, आई का जो मान होता है सदैव किसके होते हैं, 1 होता है। विद्युत अनवघट पदार्थों के लिए वांट ऑफ गुणक का जो मान होता है सदैव 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके एग्जाम्पल्स को देखिए। अगर हम ग्लूकोज C6H12O6 को अगर हम क्या है, ये सॉलिड अवस्था में इसको जल में घोलते हैं तो क्या बनेगा, C6H12O6। ये मान लीजिए द्रव अवस्था में हो गए। आप बताओ सॉलिड अवस्था में भी कणों की संख्या 1 है और द्रव अवस्था में भी कणों की संख्या कितनी है, 1 है। ऐसी स्थिति में आई इक्वल टू क्या लिखोगे, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या 1 और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या 1, इसलिए आई इक्वल टू क्या हो गया, 1। ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघट पदार्थों के लिए आई का मान सदैव 1 से अधिक होता है, जबकि विद्युत अनवघट पदार्थों के लिए आई का मान सदैव 1 होता है, क्योंकि वियोजन के पूर्व वियोजन के पश्चात कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा जो होता है संगुणित पदार्थ होते हैं। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं, संगुणित पदार्थ, संगुणित पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसके लिए वांट ऑफ गुणांक जो होते हैं, आई जो होते हैं, संगुणित पदार्थों के लिए एसोसिएट जिसको कहते हैं, संगुणित पदार्थ को मतलब हम क्या कह सकते हैं, एसोसिएट। ऐसे पदार्थ जिसको जल में घोला जाता है या किसी द्रव में घोला जाता है तो इनकी संख्या घटने लगती है।
ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं को या ऐसे पदार्थ जिसको द्रव में घोला जाता है तो उसके अणुओं की संख्या घटने लगती है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? संगुणित पदार्थ कहते हैं। और संगुणित पदार्थों का जो वांट ऑफ जो गुणांक होता है वो 1 से सदैव क्या होते हैं? 1 से कम होता है। संगुणित पदार्थों के लिए वांट ऑफ जो गुणक होता है वो I का जो मान होता है सदैव 1 से कम होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसका एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल के 2 अणु हैं। जब इसको किसी द्रव में घोला जाता है तो C6H5COOH का होल ट्वाइस ये। अब बताओ यहाँ पर वियोजन के पूर्व कितने कण हैं? 2। अब वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी हो गई? 1। 2 ठो मिल करके 1 बन गया। इसके लिए आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? I 1 में कितना का भाग दोगे? 2, क्योंकि संगुणित पदार्थों का वांट देखना संख्या 1 है और इसके पूर्व 2 हैं। 2 का जब हम भाग दे दिए तो क्या हुआ? 0.5 प्राप्त हुआ। अर्थात संगुणित पदार्थों के लिए वांट ऑफ जो गुणांक होते हैं सदैव 1 से कम होते हैं। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा। वांट ऑफ परीक्षा में आता है, अगर परीक्षा में दे देगा कि इसका परासरण दाब अधिक होगा। अब बताइए, जैसे दे दिया BaCl2 दे दिया, NH2CO दे दिया और मान लीजिए क्या है NaCl दे दिया। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि इसमें दिए गए किस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होता है, तो किस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होता है, इसके लिए आप किसके आधार पर व्यक्त करेंगे? वांट ऑफ गुणक के आधार पर, जिसके लिए वांट ऑफ गुणक I का मान जितना अधिक होगा उसका परासरण दाब उतने ही अधिक होगा। आप बताओ 2 1 3, इसके लिए वांट ऑफ गुणक कितने होंगे? 2 क्लोरीन 1 बेरियम, 2 1 3 हो गया। इसके लिए क्या है? यूरिया को जब जल में घोला जाता है तो उसका आयनन होता ही नहीं, इसलिए इसके लिए वांट ऑफ गुणक I का मान क्या होगा? 1 होगा। इसके लिए 1 क्लोरीन 1 सोडियम, इसके लिए वांट ऑफ गुणक I का मान क्या होगा? 2 होगा। अब बताओ I का मान किसके लिए सबसे अधिक है? बेरियम क्लोराइड के लिए, इसलिए बेरियम क्लोराइड के विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होगा और यूरिया के विलयन का परासरण दाब सबसे कम होगा। और यूरिया से अधिक किसका होगा? सोडियम क्लोराइड का होगा। कहने का मतलब क्या है? वांट ऑफ गुणक की सहायता से हम विलयन के परासरण दाब भी ज्ञात कर सकते हैं। किस विलयन का परासरण दाब कितने अधिक होगा उसके लिए परासरण दाब उतने अधिक होता है जिसके लिए वांट ऑफ गुणक I की वैल्यू क्या होती है? का मान जो सबसे अधिक होगा। जिसके लिए वांट ऑफ गुणक I का मान कम होगा उसके लिए परासरण दाब उतने ही कम होते हैं। तो ये अभी आपने देखा असमान मूलर द्रव्यमान की सहायता से वांट ऑफ गुणांक ज्ञात करने के विधि। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर 2 है आपके क्या हुए? समाप्त हुए। जितने भी टॉपिक था हमने आपको क्या है सब टॉपिक को पढ़ा दिए। और रही बात जो फार्मूला आपको बताया गया इस पर न्यूमेरिकल आप लगाइए। जो न्यूमेरिकल नहीं आता वो कमेंट्स करके पूछिए, हम आपके जो है क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।